वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नवंबर 2024 यानी 20 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है हुआ होता है। ज़्यादातर यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर के बेस पर पूछे जाते हैं। तो आज की कहानी जो है कंप्लीट हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर पर। द हिंदू न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपको शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बने हुए रहना है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर द हिंदू न्यूज़पेपर का कौन सा न्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उस न्यूज़ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला आपको न्यूज़ है जो फ्रंट पेज है, उस फ्रंट पेज पर महाराष्ट्र सेट टू वोट टुडे इन सिंगल फेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव है। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म की बात करूं यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इसे बार बार डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए वेस्ट ऑफ द टाइम होगा। महाराष्ट्र असेंबली में अगर आप देखेंगे तो अभी चुनाव चल रहा है। महाराष्ट्र असेंबली में 228 कैंडिडेट जो है इस चुनाव में लड़ने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीटों की संख्या 288 है, 288 है आपका महाराष्ट्र में। 38 सीट्स फाइनल फेज में की अगर हम बात करें तो झारखंड में है। तो झारखंड में 38 पर असेंबली, उसी प्रकार से उत्तराखंड और इन सभी राज्यों में भी है। लेकिन अभी झारखंड का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव सबसे ज़्यादा पीक पर है। तो 288 और इन सभी चीज़ों, तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट तब हो जाएगा जब इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत है इसके अंदर में मात्र इतना है कि कौन कौन सी पार्टियां इस चुनाव में लड़ रही हैं। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली जो है हमें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा न्यूज़ है पुतिन के बारे में कि पुतिन साइन अ न्यू रसिया अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। जैसा कि पता है कि ये आईआर से रिलेटेड हो जाता है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन से। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है ट्यूसडे को एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन डिक्लेयरिंग साइन किया है, एक न्यू रिवाइज्ड है, जिसमें कहा गया है दैट अ कन्वेंशनल अटैक ऑन रसिया बाय एनी नेशनल दैट इज सपोर्टेड बाय न्यूक्लियर पावर विल बी कंसीडर अ जॉइंट अटैक माना जाएगा। पुतिन साहब का मानना है कि ये अभी तरीके से न्यूक्लियर की कोई भी अगर उन पर अगर इस तरीके का अटैक करता है तो रसिया उन सभी पर अटैक करेगा। छोटा सा है, हालांकि ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये पढ़ना होगा कि भाई आखिर वास्तविक रूप से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है क्या, लेकिन इससे संबंधित उतना ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाए। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, अगर आप देखोगे यहाँ पर मणिपुर की स्थिति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। मणिपुर आप सबको पता होगा। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम एन बीरेन सिंह है आपका, उन्होंने नोटिस भेजा है अपने 11 मणिपुर एमएलए को भेजा है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने ऑफिशियल सर्व एज नॉट नोटिस, उन्होंने नोटिस भेजा 11 एमएलए को जिन्होंने मिनिस्टर के मीटिंग को अटेंड नहीं किया था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इन सभी मिनिस्टरों की मीटिंग की गई थी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को और सिचुएशन, जो मणिपुर के सिचुएशन, उस सिचुएशंस को किस तरीके से टैकल किया जाए उसको लेकर के ये था। परंतु बहुत सारे मिनिस्टर उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो उनमें इसको लेकर खास करके ये साहब हैं चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने सबको नोटिस भेजा। हालांकि इनको अगर इतनी परवाह भी होती तो मणिपुर में इस तरीके की जो स्थिति आज भी बनी हुई है वो कब का ये स्थिति खत्म हो जाता। खैर, उनका काम है। मणिपुर असेंबली 60 एमएलए हैं। लास्ट नाइट मणिपुर के सीएम ने इन सबको इम्फाल में बुलाया था, खास करके एनडीए के तरफ से, जिनमें से 26 आप कह सकते हो आए थे, कुछ लोग 11 लोग नहीं आए।
तो 11 लोग नहीं आए तो उसको लेकर के इनको ने नोटिस, तो ये कह सकते हो अभी मणिपुर की हालात जिस तरीके से है, कल ही के न्यूज़ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई और भी आर्मी को डिप्लॉय करने की बात कही जा रही है कि उसको वहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। अब एक मेन फ्रंट पर ही एक न्यूज़ है जिसकी आप चर्चा कर सकते हैं हम लोग, ये है आपका इंडिया और चाइना से रिलेटेड, इंडिया और चाइना। अब इसको ध्यान से थोड़ा समझने की ज़रूरत है। भारत और चाइना का जो फाइट है, आप सबको पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के बहुत सारे ऐसे मुद्दा है। तो भारत जो है कई महीनों के बाद चाइना और भारत दोनों ने अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के जितने भी ट्रूप्स हैं उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको डिसएंगेज करने वाले हैं आपका। तो दोनों कंट्री जो है इस बात पर डिस्कस किया कि अगला स्टेप क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बेहतर करना होगा। जैसे खास करके हमें रिजम्पशन उन डायरेक्ट फ्लाइट, वीज़ा, जर्नलिस्ट का परमिशन, रिवर डेटा शेयर करना होगा। साथ साथ में जो कैलाश मानसरोवर में जाने वाले जितने भी भारतीय पिलग्रिम्स हैं उनको भी उनको अलाउ करना होगा। यानी जो भी मुद्दाएं जो पहले थी, जो रुक गई थी भारत और चाइना के बीच में, उनको फिर से रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मिल करके G20 में, G20 आप सबको पता होगा कि अभी ब्राज़ील में चल रहा है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में मंडेवार को, और फर्स्ट इंट्रैक्शंस के बाद जो है इस तरीके की बात की गई। 21 अक्टूबर में LAC जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट पर भी दोनों ने साइन किया था, खास करके दोनों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डिसएंगेजमेंट है दोनों बॉर्डर पर, हमारे बॉर्डर के आसपास के इलाके में, उसको फिर से वहाँ पर एक पीस, शांति और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन किया जाए। और ट्यूसडे को ये बात एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी हमें कहा और दोनों पर चर्चा भी हुआ, दोनों सेक्रेटरी को लेकर। वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल और उधर से भी थे बहुत सारे लोग। तो अच्छी बात है भाई, दोनों स्टेट, दोनों कंट्री जो है आपस में डिस्कशन करें और इन मुद्दों को ख़त्म किया जाए। G20 में ऐसी चर्चा हुई और भी बहुत सारे बातों पर चर्चा हुई है आपका, है ना। मिस्टर मोदी साहब भी गए हुए हैं, आपको पता ही होगा, ब्राज़ील में आपका। दोनों फॉरेन मिनिस्टर भी लास्ट मीट में बातें किया आपका, और चाइनीज़ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर और इन सभी को बेसिस पर चाइना, और कहा कि चाइना और भारत का जो रिलेशन है ना, उसे रीस्टार्ट करने की आवश्यकता है, रीलॉन्च करने की ज़रूरत है। मोदी जी उनके मिलने के बाद कजान में भी जब गए थे, कजान में आपको पता होगा, तो वहाँ पर भी ये बातें हुई थी, पर्टिकुलरली मेंशन किया गया था कि लैक ऑफ डायरेक्ट जो फ्लाइट है, अभी भी चाइना और भारत के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चल रहा है, उसको रीस्टार्ट किया जाए। वीज़ा को लेकर इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट होगा। ये तो हमारा फ्रंट पेज था। स्टेट में कुछ खास नहीं है, परंतु फिर भी आगे हम बढ़ते हैं और हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक हमारे लिए खास करके आप कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी आप देख सकते हैं कि मोस्ट लीडर। हम चलते हैं टेक्स्ट पर। बाकी ये न्यूज़ हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ जो है, और पॉलिटिकल न्यूज़ है ना, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन करूंगा यहाँ पर। भारत और इटली के बीच में संबंध बड़ा गहरा है आजकल, आपको पता ही होगा, मोदी जी अक्सर इटली जाया करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया और इटली निगोशिएट किया है डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप और मैरीटाइम सेक्शन को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि एक जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शंस प्लान डिस्कशन हुआ है इसी, क्योंकि आपको पता है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी G20 में शामिल हुई हैं, गई हैं। हमारे भारत की तरफ से भी, और इटली की प्राइम मिनिस्टर को आप सब लोग जानते ही हैं कि भाई वो कौन है, वो महिला जिनको आप लोग मेलोडी के नाम से भी जानते हैं, मेलोनी। तो इंडिया और इटली ने अभी डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पर एग्रीमेंट साइन किया है कि म्यूचुअल प्रोटेक्शन एक्सचेंज क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन दोनों ने साइन किया है, खास करके मैरीटाइम्स में कॉरपोरेशंस के अंदर में। ये जो है ना एक जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान है 2025 से 29 में, जहां पर दोनों का पिछले आगे आने वाले 5 साल में इंडिया और इटली जो है दोनों मिलकर डिफेंस के सेक्टर में बहुत सारा काम करेंगे और निगोशिएशन भी करेंगे।
यहाँ पर निगोशिएशन किया गया है डिफेंस में, खासकर डिफेंस इन इंडस्ट्रियल रोड मैप तैयार किया गया है। दोनों मिनिस्टर डिफेंस ने इस पर चर्चा किया। साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन की गई है इंडियन डिफेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इटालियन इंडस्ट्री के बीच में आपका, खास करके इन सभी चीज़ों में, है ना। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये दोनों, इटली और इंडिया दोनों मिल करके डिफेंस के सेक्टर में बहुत कुछ काम करने वाले हैं, है ना। इनका मकसद है कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन में खास करके जिस प्रकार से इंटर ऑपरेटिबिलिटी और कोऑपरेशन बढ़ रहा है, तो दोनों देश आपस में मिल करके बात करें और काम करें। जॉर्जिया मेलोनी G20 में शामिल हुई हैं। इधर से नरेंद्र मोदी जी भी हैं, G20 में शामिल हुए। ब्राज़ील में दोनों मिलते हैं। दोनों मिलने के बाद इन सभी चीज़ों पर चर्चा भी हुई खास करके, है ना। और वी ऑल्सो वी टॉक अबाउट टू हाउ टू बूस्ट कोऑपरेशन इन द कल्चर, एजुकेशन और अदर सेक्टर पर भी मोदी जी ने अपने एक्स पर भी लिखा, मिला दोनों, है ना, पब्लिक प्राइवेट। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, IR के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है ना। आगे हम बढ़ते हैं। इंडियाज़ विजन फॉर फ्री ओपन मैरीटाइम्स को लेकर भी चर्चा हुई है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम चलते हैं आपका टेक्स्ट पर चलते हैं, एडिटोरियल सेक्शन पर चलते हैं। अब ये है हमारा एडिटोरियल सेक्शन में, ये 1000 डे ऑफ यूक्रेनियन रेजिलेंस से रिलेटेड है, कोई खास नहीं, ये युद्ध काफ़ी चलता रहा। तो अभी हम एक टेक्स्ट पर हम बात करें कि हाउ, यहाँ पर देख सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। पहला है, ये आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टेक्स्ट है जिसमें डेंजरस ऑफ द हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को लेकर के। मैं ऐसा इसलिए इस एक्सप्लेनर को पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि हाल फिलहाल की बात है, आपको बता दूं कि सितंबर में एक ट्रैकर जो कि माउंटेन पर जो चढ़ते हैं, खास करके इडुक्की केरला का एक व्यक्ति था, उत्तराखंड में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके पीछे कारण था उसका रेस्पिरेटरी फेल्यूर में कारण था। हर साल हजारों टूरिस्ट जो है वहाँ पर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड, लेकिन हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण कहीं ना कहीं उनको इस तरीके की समस्या का समाधान करना पड़ता है। आज के दौर में ये जो पूरा क्षेत्र है बहुत ही खतरनाक है ना। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और समस्या ये आती है कि भाई कहीं जान माल की खतरा भी होती है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि व्हाट इज अ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड सिकनेस या फिर उसे हम एक्यूट माउंटेन सिकनेस भी कहते हैं। जब हमारा बॉडी पूरी तरीके से हाई एलिवेशन पर जाने के बाद, है ना, जैसे हाई एलिवेशंस का मतलब होता है 8000 फीट हुआ या 2400 मीटर एल्टीट्यूड पर हुआ जाने के बाद, अब वो बॉडी जो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। अब जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ेगा, यानी कि हाइट बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे एयर प्रेशर और बढ़ता जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, जिसके कारण से हाइपोक्सिया होता है आपका। हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन शॉर्टेज होने के बाद बॉडी में हमारी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और जिसके कारण से जब ऑक्सीजन में बॉडी की कमी होने लगती है, टिश्यूज़ के में ऑक्सीजन की कमी होने, अब ये अर्ली सिम्टम्स एम्स में आप कर सकते। इसके कारण से हेडेक होता है, नौसिया होता है, फटीग फील होती है, और कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत भी होने लगती है। इसी को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हैं। अगर उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हाई एल्टीट्यूड प्लुमोनरी जो जिस तरीके से एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, जहाँ पर फ्लूइड जमा हो जाता है, लंग्स में पानी जमा हो जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल, जिसको हम एडमा भी कहते हैं, और जहाँ पर जैसे ही फ्लूइड कलेक्ट होगा ब्रेन के अंदर में, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद अगर मेडिकल इंटरवेंशन प्रॉपर नहीं हुआ तो मृत्यु भी हो सकता है। तो हाई एल्टीट्यूड पर बॉडी ट्राई टू एडजस्ट एंड इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट विच इज ए कॉजेज ऑफ द हाइपर प्रीवेंटिलेशंस भी कह सकते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल बहुत तेजी से प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर में, है ना, ताकि ऑक्सीजन को ब्लड सेल में कैरी कर सके। ब्लड जो है थिकनेस बढ़ता जाता है, हार्ट का स्ट्रेन बढ़ता जाता है,
तो इन द केस ऑफ हेप में फ्लूइड एक्युमुलेशन जो है लंग में ज़्यादा हो जाता है और जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये प्रॉब्लम होता है, ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चंस पूछ सकता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट आर इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है। हिमालयन स्टेट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टूरिस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इसके बियॉन्ड भी भेजे गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो शिमला में हुआ, हालांकि शिमला जैसे शहर में अभी भी इस तरीके की केसेस को टैकल करने के लिए व्यवस्था नहीं किया। हम खास करके हम बात करते हैं कुछ स्टेट है जैसे यूनियन हमारा टेरिटरी है लद्दाख है, जहाँ पर भी इस तरीके की प्रॉब्लम अक्सर आती रहती है ना, क्योंकि ये सारे हिमालयन स्टेट हैं। और यहाँ पर तो सरकार या ये कहने का मतलब ये जो राइटर हैं ये लिखना चाहते हैं कि भाई जहाँ पर टूरिस्ट, जहाँ पर लोग, जहाँ पर ट्रैकिंग करते हैं वहाँ पर इस तरीके का बेस का हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि टूरिस्ट और आसपास के लोगों को इस तरीके की समस्या ना हो। दूसरी बात रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में, हाई एल्टीट्यूड टूरिज्म से को बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ प्रोसीजर होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास डेटाबेस होना चाहिए कि कितने लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, कितने लोग क्या है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी की कंडीशंस क्या है, और उससे रिलेटेड जो हाई एल्टीट्यूड से रिलेटेड प्राइमरी जो कॉजेज है, जो सिकनेस प्रॉब्लम है, उनको समस्या का समाधान करना चाहिए और इस तरीके का है ना। अब यहाँ पर कहता है कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस डज डेवलप अ मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इमीडिएटली, जैसे आप कह सकते हैं लोअर एल्टीट्यूड पर ले जाओ, सिम्टम्स है आपका इसका है ना, और प्रॉब्लम है और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट और इस तरीके से बातें भी की गई है। हालांकि और भी चीज़ें हैं जिस पर चर्चा हो रही है, देखते हैं इस पर क्या होता है। चलिए तो ये बातें हो गई। अब आपके लिए एक इकॉनमी से रिलेटेड इसी में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट का द हिंदू का ही है, इसे पढ़ना चाहिए। आईआर में भी ये काम आएगा और साथ साथ में इंडियन इकॉनमी में भी काम आएगा। इज इम्पोजिंग टैरिफ ऑन चाइनीज इम्पोर्ट्स अ गुड आइडिया। ये क्वेश्चंस कहता है कि क्या चाइनीज इम्पोर्ट्स पर टैरिफ इम्पोज करना क्या ये अच्छी आइडिया है। वॉट विल बी इम्पैक्ट मूव ऑन द यूएस इकोनॉमी पर भी इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एज वेल एज चाइनीज इकोनॉमी पर भी क्या होगा। ये मेंस का क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए कहानी को आप ध्यान से हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। कहानी इस तरीके से है कि डोनाल्ड ट्रंप, आप सबको पता होगा कि प्रेसिडेंट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जैसे मैं सरकार में आऊँगा भाई तो चाइनीज़ इंपोर्ट पर 60% हम टैरिफ लगाने वाले हैं, है ना। और जो क्योंकि ये करेक्ट ह्यूज ट्रेड डेफिसिट होता है अमेरिका का चाइना के साथ, तो हम टैरिफ लगाएंगे तो चाइना का सामान अमेरिका में कम आएगा, अब चाइनीज सामान अमेरिकन लोग कम खरीदेंगे, जिसके कारण से हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं होता है। अब ये सवाल है कि क्या ये सच में ऐसे करने से फ़ायदा होगा। इसको लेकर के अमेरिकन कंज्यूमर जो है कंपेयर करता है लोकल प्रोड्यूस अमेरिकन गुड्स को लेकर कि भाई हमारे देश का गुड्स और उसमें काफ़ी होता है। तब अब नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट विल बी इम्पैक्ट, क्या होगा अगर मान लिया कि हमने या अमेरिका ने चाइना पर इस तरीके का टैरिफ लगाता है तो क्या होगा। अगर अमेरिका टैरिफ को इम्पोज करेगा तो इससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक प्राइस है वहाँ के प्रोडक्ट का, जो अमेरिका के मार्केट में वहाँ के प्रोडक्ट की जो डोमेस्टिक प्राइस है उसका रेट जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है कि कंज्यूमर को महंगे सामान खरीदने पड़ेंगे अमेरिका में बेचने के लिए, या फिर रशिया जो उसका चाइना का सामान जो है। अब इसके कारण से डोमेस्टिक इन्फ्लेशन वहाँ पर बढ़ सकता है। फिर भी अगर ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट अमेरिका इससे को मदद मिलता है इसको कम करने के लिए, तो मे बी अमेरिकी की डॉलर की जो वैल्यू है वो इम्प्रूव्ड हो गई, है ना। अगर मान ली ट्रेड डेफिसिट उनका कम होता है तो जाहिर सी बात है कि उनके डॉलर की जो मूल्य है उसकी वैल्यू क्या हो, उसका इम्प्रूव्ड होगा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन मॉडरेट बढ़ने के कारण। अगर टैरिफ को अगर कंजप्शन के तरीके से चाइनीज गुड्स से शिफ्ट कर दिया जाए और इंपोर्ट गुड्स विल बी बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, तो यहाँ पर भी कंज्यूमर का डोमेस्टिक सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे भी आप कह सकते हो कि भाई इन्फ्लेशन मॉडरेट में भी मदद होगा। अगर इफ चाइना और अदर कंट्री विच आर थ्रेटेन बाय द यूएस टैरिफ से रिस्पॉन्ड, एप्रोप्रिएट टैरिफ अगर लगा दिया जाए अमेरिकन गुड्स और इन सभी चीज़ों पर, तो
अगर सेम कॉन्सेप्ट चाइना या बाकी के देश भी अमेरिका की गुड्स पर भी लगाएगा तो एक बार फिर से ये सभी देश ग्लोबल ट्रेड वॉर के शिकार हो सकते हैं। पिछले 2019 में अमेरिका ने ये काम किया था, अमेरिका और चाइना के बीच में ग्लोबल ट्रेड वॉर हो रहे थे। तो अमेरिका और बाकी के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर के बीच में ट्रेड बैलेंस जो है ना, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है और जिसके कारण से फिर से इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इट कुड, है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते, अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हाउ विल बी मटेरियल ट्रांसलेट, कैसे। अब कहा जाता है कि अभी आप देख सकते हो कि हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि मान लिया कि एक शर्ट कॉस्ट 724 का चाइनीज युआन में चाइना में मिलता है और ये यूएसए के मार्केट में $100 में बिकेगा बेस्ड ऑन द करंट यूएसए डॉलर चाइनीज में। अब $1 इक्वल टू 7.24 चाइनीज यान है आपका, युआन है आपका। तो लेट्स ऑल्सो एज्यूम सेम शर्ट कैन बी सप्लाई बाय द यूएस मैन्युफैक्चरिंग जो है 105 से लेकर 760 में चाइनीज युआन में बेच रहा है। अब ये ओवर प्राइस से आपका चाइना प्रोड्यूसर यूएसए के मार्केट को कैप्चर करता है। अब यहाँ पर यूएसए में जो शर्ट का प्राइस डोमेस्टिक प्राइस है आपका यहाँ पर $100 का है, $100 का है आपका। उसी प्रकार से यही यूएस प्रोड्यूसर अनेबल टू कम्पीट टू चाइनीज प्रोड्यूसर को कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि चाइना का ये सेम जो प्रोडक्ट 760 का है। तो कहने का मतलब है कि अब यूएसए इस पर मान लिया 10% इम्पोर्ट टैरिफ लगा देगा तो अमेरिका में इसको, अब इसका मूल्य जो होगा ये बढ़ करके $110 यानी कि 794 चाइनीज युआन हो जाता है, जिसके कारण से लोग क्या करेंगे कि डॉलर युआन एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए 794 युआन में ये एक शर्ट खरीदेंगे चाइना का शर्ट। तो चाइना का इंपोर्ट जो है महंगा हो जाएगा आपका, ये एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। अमेरिकन प्रोड्यूसर खुश हो जाएंगे कि भैया उनको $5 का प्रॉफिट मिल रहा है आपका, है ना। शर्ट पर 105 पहले 100 में बिकता था, 105 में, जबकि टैरिफ इंक्लूसिव प्राइस जो है यूएस मार्केट में $110 है। चाइनीज एक्सपोर्टर विल हैव ऑल्सो बी बियर 10% इम्पोर्ट टैरिफ एक्सपोर्ट पर वो दे रहा है आपका। चाइनीज करेंसी 72.4 युआन का होगा। तो कहीं ना कहीं जो अगर चाइनीज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई टेक्सटाइल एक्सपोर्टर को हमें सपोर्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना होगा इन सारी पॉलिसी को, तो 72.4 युआन पर शर्ट डिवैल्यू करेगा तो 10% वो अपने युआन को भी डिवैल्यू कर देगा, कम कर देगा, कट कर देगा आपको। और फाइनल तो ये कहानी जो इस तरीके से जो चल रही है, अब दोनों देश इस तरीके से अगर करेंगे तो ट्रेड वॉर की स्थिति आपको देखने को मिलेगा, ऐसा हो। तो ये पॉइंट है जिसके बारे में हो सकता है। तो यही है आपका द हिंदू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है जिसकी चर्चा आज हम लोगों ने किया। थोड़ा सा आप देख सकते हैं इस बेस पर। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप इस यूपीएससी परीक्षा को आप सब्सक्राइब करें। हम लोग डेली द हिंदू के डिस्कशन धीरे धीरे करके लेकर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।